वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस के साथ करेंगे दो तरफ़ा मीटिंग। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ अहम मसाइल पर होगी गुफ्तगू। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का होगा आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म लेंगे मिशन सरबराहों के 10वें इजलास में हिस्सा। दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 सरबराहान लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के अलीबाग में एक कंपनी की एक गैस टरबाइन यूनिट के कूलिंग प्लांट में ज़बरदस्त धमाका, 3 लोगों की हुई मौत जबकि 3 दिगर शदीद जख्मी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने केवड़िया में बोत्सवाना के अपने हम मनसब से की मुलाकात। दोनों वज़रा ने लिया दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। यूक्रेन में मज़ीद गहराया बिजली का बहरान, आज से बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। अमेरिका ने यूक्रेन बहरान के सबब रूस पर लगाई नई पाबंदियां। और आईसीसी टी20 आलमी कप क्वालिफायर में आज पहले मुकाबले में नीदरलैंड का सामना होगा श्रीलंका से, जबकि दूसरे मैच में नामीबिया और यूएई होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की मौजूदगी में मिशन लाइफ या लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट किताबचा, लोगो और टैगलाइन नामी एक खुसूसी माहौलियाती प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मिशनों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम वज़ारत ख़ारजा की तरफ से 20 से 22 अक्टूबर 2022 तक केवड़िया में किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, जो 3 रोज़ा भारत दौरे पर हैं, आज गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ या लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किताबचा, लोगो और टैगलाइन को लॉन्च करेंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एंटोनियो गुतरेस के साथ दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए तख्लीक करदा मिशन लाइफ भारत की क़यादत में एक आलमी अवामी तहरीक बनने की उम्मीद है, जिससे माहौलियात की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों की हौसला अफजाई की जाएगी। मिशन लाइफ का मकसद पायदारी के तईन हमारे इज्तिमाई नुक़्ता नज़र को तब्दील करने के लिए 3 जहती हिकमत अमली पर अमल करना है। इसमें सबसे पहले अफराद को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसान लेकिन मौसर माहौल के मुवाफिक कामों का मश्क करने के लिए तरगीब देना है। दूसरा, सनतों और बाज़ारों को बदलती मांग के लिए तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के काबिल बनाना। और तीसरा, तवील मुद्दती खपत और पैदावार दोनों की हिमायत करने के लिए हुकूमत और सनती पॉलिसी को मुतासिर करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं एकता नगर केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर से करीब 118 भारतीय मिशन प्रमुख केवड़िया में एकत्रित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मिशन सरबराहों के 10वें इजलास में भी हिस्सा लेंगे, जिसका इनेकाद 20 से 22 अक्टूबर 2022 तक केवड़िया में वज़ारत ख़ारजा के जरिए किया जा रहा है। ये इजलास मुल्क भर से भारतीय मिशनों के 118 सरबराहान को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। 3 दिनों में होने वाले 23 सेशन के जरिए इस इजलास में असरी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक माहौल, कनेक्टिविटी, भारत की खारजा पॉलिसी, तरजीहात वगैरह जैसे मसाइल पर तफसीली दाखिली गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ग्लासगो में COP26 के मंच से लाइफ का विचार पेश किया था और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इसका लॉन्च करने वाले हैं, तो भारत के नेतृत्व में ये पहल बेशक जन आंदोलन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज, एकता नगर। और तापी के सोनगढ़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों में खासा जोश व खरोश है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने सोनगढ़ में गुजरात सरकार के वज़ीर ममलिकत मुकेश पटेल से ख़ास बातचीत की।
नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ में होंगे, जहां पर वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गुजरात सरकार के कृषि, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स राज्य मंत्री मुकेश पटेल, जो तापी जिले के प्रभारी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये पूरा आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ से पहली बार हमारा पीएम साहब आ रहा है, उसको लेके सभी गाँव के अंदर बहुत उत्साह है। सब गांव वाले यहाँ आने के लिए उत्सुक है। साथ साथ में वो बाजू का जिला डांग जिला है, वहाँ से भी आने वाला है, नर्मदा जिला से आने वाला। लेकिन खास करके जो यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं वो आने के लिए बहुत उत्सुक है। अभी गई कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होगा? महत्वपूर्ण योजना जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से हमारा सापुतारा, जो हमारा यहाँ हिल स्टेशन है, तो उसके बीच में एक लिंक रोड जो बनने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है। वो इससे कनेक्टिविटी एकदम नज़दीक हो जाएगी, वो एक तो मेन है। और दूसरा अपना बहुत सारे रोड है, हमारा डिपार्टमेंट का सब स्टेशन है और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदलेगी, वो लोग खुश होंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके लिए कुछ सौगात लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे आदमी को जो मदद पीएम साहब कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर 2 साल ऊपर होने के लिए आया, फिर भी हमारा ट्राइबल लोग है, हमारे सब लोग को आज मुफ्त में राशन भी मिल रहा है। वो खास योजना है। उकाई डैम में जिस लोगों की ज़मीन गई थी उसकी जगह दूसरी ज़मीन हमारी सरकार ने दी थी। और कल ही हम लोगों ने एक फैसला हमने कैबिनेट में किया, जो जिन लोगों को जो लैंड सरकार ने दी थी उसको नई सड़क की लैंड थी, तो हमने एक भी पैसा लेने के बिना ऑटोमेटिक वो जूनी सड़क हो जाएगी। ऐसा निर्णय हमने कल कैबिनेट में ले लिया। उसकी वजह से सारे लोग खुश है। और पानी की जब आप बात करें, पानी तो ये एरिया ऐसा है, पूरा सूरत और पूरा मतलब दक्षिण गुजरात को ये हमारा तापी जिला पानी पहुंचाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व स्तरीय प्रतिमा बनाई गई है, वहां की दूरी इस इलाके से सापुतारा से घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सड़क का शिलान्यास भी करेंगे, उसके जीर्णोद्धार और मरम्मती का जो है वो भी शिलान्यास होगा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ तापी जिले के सोनगढ़ से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की इफ्तिताही तकरीब में पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस की तारीफ की। उन्होंने इसे दुनिया में अपनी क्लास मिसाइल में सबसे बेहतरीन करार दिया। हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर ने ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के सीएमडी अतुल डी राणे से बात की है। हमारे साथ ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के सीएमडी डॉक्टर राणे हैं। डॉक्टर राणे, शुक्रिया आप डीडी न्यूज़ से बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, आप ब्रह्मोस एक उसकी जीती जागती मिसाल है, कैसे उसके बारे में बताइए, कैसे हो रहा है ये? धन्यवाद। ब्रह्मोस जो है जब शुरू किया 98 में, हमने सोचा था कि ये मिसाइल इंडिया में प्रोड्यूस होगा। उसके लिए हम बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे थे और कर रहे हैं और करेंगे भी। आज फिलहाल 450 इंडियन इंडस्ट्रीज़ काम कर रहे हैं ब्रह्मोस का सप्लाई चेन के लिए। जब हम ऑलरेडी इंडियन फोर्सेस में दिया है ये वेपन, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अब हमने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फिलीपींस के साथ, जिससे दरवाज़ा खुल गया है। और ये दरवाज़ा जो खुला है हम उसको और ज़ोर से खुलवाएंगे, न सिर्फ ब्रह्मोस से लेकिन दूसरे वेपन सिस्टम से भी। आपके अगले आने वाले क्या अभी गोल्स हैं ब्रह्मोस मिसाइल की अपग्रेड के लिए? और आपके ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन तो आ ही गई है ऑब्वियसली। हम काम कर रहे हैं अगली पीढ़ी वाली ब्रह्मोस, जो हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस। वो छोटा सा मिसाइल होगा, आई मीन करंट ब्रह्मोस से आधी होगी वेट पे, और रेंज वही होगा। सो यानी कि एक ही एयरक्राफ्ट के ऊपर न सिर्फ एक ब्रह्मोस, हम 3 ब्रह्मोस ले पाएंगे। दिस मीन्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, दैट मीन्स
more number of missiles on one platform. अमेजिंग। और डॉक्टर राणे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया सिर्फ सेल्फ रिलायंस के लिए नहीं बोलते, हमारी एमएसएमईज और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए बोलते हैं। आपके ब्रह्मोस में एक नया फैक्ट्री शायद यूपी डिफेंस कॉरिडोर में लगा है, उसके बारे में बताइए सर। इसलिए पिछले साल में ही हुआ है। जी हाँ, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी वो एक ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो जाएगा लखनऊ में, भटगांव में। वो फैसिलिटी शुरू हम करेंगे ब्रह्मोस के नॉर्मल मिसाइल के साथ, और बाद में जब एनजी डेवलप हो जाएगा और ऑर्डर्स आएंगे, प्रोडक्शन पूरा लखनऊ में ही होगा। अपना ये जो ब्रह्मोस है, और कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं एक्सप्रेस कर रही हैं अपना इंटरेस्ट, शौक दिखा रही हैं हमारे ब्रह्मोस को खरीदने के लिए? साउथ ईस्ट एशिया में सब कंट्रीज हमारे साथ बात कर रहे हैं। वेस्टर्न एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, आजकल साउथ अफ्रीका भी आए हैं। जब तक हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, हम देश का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब लोग इंटरेस्टेड है ये मिसाइल में। कैमरा पर्सन देविशी के साथ गांधीनगर से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बोत्सवाना के अपने हम मनसब लोमू गोंग क्वापे से गुजरात के केवड़िया में मुलाकात करके दिफा और ट्रेनिंग समेत तिजारत सरमायाकारी पर बातचीत की। केवड़िया के एकता नगर में जयशंकर के साथ किसी वज़ीर ख़ारजा की ये पहली मुलाकात थी। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित के मौजूदा ज़राए का पता लगाया। जयशंकर ने बताया कि एकता नगर केवड़िया में वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करने का पहला मौका है। बोत्सवाना के वज़ीर ख़ारजा लोमू गांग क्वापे के साथ एक खुशगवार मुलाकात, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे कसीर जिहती प्लेटफार्मों पर ताउन समेत बाहमी मफाद के इलाक़ाई और बैन अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत की गई। मौजूदा इदारा जाती सिस्टम को फिर से मजबूत करने और इन मीटिंगों को जल्द अज जल्द बाहमी तौर पर आसान तारीख़ों पर मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया, जिसमें वज़रा सतह के मुश्तरका कमीशन की मीटिंग भी शामिल है। बोत्सवाना में 6000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। भारत और बोत्सवाना के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन 806 मिलियन अमरीकी डॉलर है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कई ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में आइंदा बरस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को बुलाएंगे। आज वज़ीर आला से मुलाकात के लिए अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, सिंगापुर, इसराइल और जनूबी कोरिया समेत कई अहम ममालिक के सिफारतकार मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के अलीबाग में आरसीएफ कंपनी में गैस टरबाइन यूनिट में कंप्रेसर फटने से खौफनाक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई है और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बांग्लादेशी नौजवानों के एक नुमाइंदा वफ्द के इस्तकबाल के लिए दिल्ली में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उमूर नौजवानों और खेलों के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर और वज़ीर ममलिकत निसित परमानिक भी ने भी शिरकत की। इस रिश्ते में और मजबूती आई है और भविष्य में ऐसे डेलीगेशन भारत के वहाँ पर जाना और बांग्लादेश के भारत आना यह लगातार बना रहेगा। तो व्यापार, कला, संस्कृति, खेल से लेकर राजनीतिक और डिप्लोमेटिक इस सारे रिलेशन में और मजबूती आती है और ऐसे डेलीगेशंस का बहुत लाभ रहता है। और मुझे खुशी है कि बहुत अलग अलग पहचान वाले, बहुत उपलब्धियों भरे युवा यहाँ हमारे बीच में हैं। कलाकार से लेके पत्रकार, फिल्म स्टार से लेके खिलाड़ी तक, ये आपको सब श्रेणियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बिजनेस कम्युनिटी से लेके बाकी सब। नई दिल्ली में वाक़ भारतीय खेल अथॉरिटी के सदर दफ्तर में भारतीय खेल अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी की 56वीं मीटिंग मुनाकिद हुई। खेल और नौजवानों के उमूर के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीटिंग की सदारत की। इस दौरान देही सतह पर मौजूद साइट ट्रेनिंग सेंटर की जदीद कारी के लिए 25 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट को मंजूरी दी गई है। खेल की सहूलतें बढ़ाने के मेयार को बढ़ाने जैसे मसाइल पर जोर दिया गया। इसके अलावा पैरा एथलीटों को बढ़ाने के लिए उन्हें आलमी सतह की सहूलतें फराहम करने जैसे अहम मौज़ूआत पर भी इत्तफाक हुआ है। पहले तो कैसे अनयूटिलाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे किसी भी सेक्टर के साथ जोड़ के उसको कैसे इंफ्रा का डेवलपमेंट करके खिलाड़ियों के लिए उसको स्पोर्ट्स मूड में लाया जाए और उसके साथ साथ विशेष रूप से
पैरा एथलीट जो है उन लोगों को भी ध्यान में रखकर जो गाइड रनर है उसका नियुक्त करने का सिद्धांत भी लिया गया और उसके साथ साथ इन सभी जो गाइड रनर्स है इन लोगों को उच्च पर्याय की जो ट्रेनिंग है इसकी भी व्यवस्था मंत्रालय के माध्यम से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ साथ खेल इंफ्रा को और कैसे मजबूत किया जाए पूरा देश भर में और इक्विपमेंट का भी कैसे आधुनिकीकरण किया जाए इसके बारे में भी चर्चा किया गया और इसका सिद्धांत भी गृहीत हुआ। और आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ लड़ाई में अपनी कार्रवाई तेज़ करते हुए हवा के मेयार से मुताल्लिक़ इंतज़ामी कमीशन ने NCR और उसके आसपास के इलाकों में कानूनी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले कुल 491 इदारों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। कमीशन ने कहा है कि अपनी कानूनी हिदायत और अहकामात को सख्ती से नाफिज कराने की समत में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कमीशन ने कहा है कि जारी रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जी और अमल आवरी न होने के अमल को फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक कंट्रोल के ज़ाब्तों को बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। डीडी इंडिया के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य के साथ एक खुसूसी बातचीत में कौमी खित्ता राजधानी और मज़ाफ़ात में हवा के मेयार से मुतालिक इंतज़ामी कमीशन के रुकन सेक्रेटरी अरविंद नोटियाल ने NCR के हवा के मेयार में बेहतरी के लिए कमीशन के जरिए जारी कानूनी हिदायत पर तापस भट्टाचार्य से ख़ास बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद नोटियाल जो मेंबर सेक्रेटरी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली NCR पे। बात करेंगे कि किस तरीके से काम कर रही है कमीशन, खासतौर से ये दिवाली का जो समय है उसको लेकर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये समय जो है बहुत ही क्रूशल है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इस समय में एक स्पाइक होता है एयर पोल्यूशन में। क्या क्या आप लोग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब 1 साल हुए हैं कमीशन का गठन किए हुए। उसके पश्चात हमने हर कारक जो कि वायु प्रदूषण में के लिए एक रीज़न बनता है, हर सेक्टर उसको टारगेट करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने बोला कि इस समय दिवाली के समय और आज के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके मद्देनज़र जिन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो मूलतः 2-3 हैं। वो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ से जो होने वाला एयर पोल्यूशन है, दूसरा है व्हीकुलर एंड एसोसिएटेड ट्रैफिक से रिलेटेड जो पोल्यूशन हो सकता है, तीसरा है हमारा रोड डस्ट्स, जितनी रोड ओपन एरियाज़ या कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन से निकलने वाली धूल जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, और चौथा है जो अभी विद विंटर्स प्रोग्रेसिंग एंड द हार्वेस्टिंग सीजन के साथ ये होने वाली जो पराली जलाने की जो सब घटनाएं हैं और जो बायोमास बर्निंग या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग से जो उत्सर्जित जो पोल्यूशन है, ये 4 मुख्यतः बड़े कारण होते हैं। इन्हीं 4 कारणों पे हमने विस्तृत रूप से स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, उनकी एजेंसीज़ के साथ, जो कंसर्न बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, हर स्तर पे लगातार मीटिंग की हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, एडवाइजरीज भी दी गई हैं। समय समय पर हमने गोष्ठियाँ की हैं जहाँ पे कि हमने इनको एक एजुकेशन के कैंपेन के रूप में हम क्या चाह रहे हैं, किस तरह से उसका क्रियान्वयन करना चाहिए, किस तरह से कोलैबोरेट कर सकती हैं सारी एजेंसीज़, उस पर बहुत चर्चा की। समय समय पर इसकी समीक्षा भी की इन प्रयासों का। अब मुझे उम्मीद है, अब जैसे हमने इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल को क्लीनर फ्यूल्स की दिशा में ले जाने की एक मुहिम चलाई है, जिसमें कि हम कोयला जो इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स में चलता था उस पर अब बैन लग गया है। कुछ एरियाज़ में 1/10 से वो बैन लागू हो चुका है, कुछ एरियाज़ में 31/12 तक वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि नए साल 2023 में हम NCR में इंडस्ट्रियल जो यूज़ है उसमें कोयला नहीं देखेंगे, उसके बदले रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल्स यूज़ होंगे, तो उससे एक बड़ी मात्रा में पोल्यूशन में कमी आएगी। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया, पराली की जो समस्याएं हैं उसमें अभी तक का जो ट्रेंड है, जो हमने एक एक्शन प्लान बनाया, स्टेट्स ने एक्शन प्लान बनाया, उसके चलते अभी तक के ट्रेंड में ये देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि काफ़ी इस समस्या में काफ़ी सुधार दिखेगा। ये थे अरविंद नोटियाल, मेंबर सेक्रेटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो बता रहे थे कि कोशिशें की है कि सारे स्टेट्स के साथ एक समन्वय बना के रखिए और ये जो समय है यहाँ पे जितना स्पाइक होता है एयर पॉल्यूशन का, वो इस बार शायद उतना ना हो, उस पर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद प्रकाश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी NCC ने दिल्ली में पुनीत सागर अभियान के तहत
दरियाए जमुना के मुख्तलिफ घाटों की सफाई की है। इस मौके पर दिल्ली डायरेक्टरेट के तलबा और तालिबात कैडेट दोनों ने हिस्सा लिया। कहाँ चला ये मुहिम एनसीसी का पुनीत सागर अभियान, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। एनसीसी के पुनीत सागर अभियान के तहत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यमुना नदी के घाटों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क के यमुना घाट पर। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 5 दिल्ली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुशील बुगालिया साहब। पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत एनसीसी की 5 दिल्ली बटालियन और 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन ने ये यमुना के जो बीचेस हैं इनको साफ़ करने का बेड़ा उठाया है। इसी माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली हमारी, यमुना के बिना दिल्ली नहीं है और यमुना की सफाई, यमुना के घाट की सफाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इसी के चलते हुए सभी को जागरूक करना, ये इसी माध्यम से दिल्ली की जनता को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है। इस अभियान को लेकर कैडेटों की क्या प्रतिक्रिया है, बात करते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं आप यहाँ? सर, हम तो यहाँ पर जितने भी एनसीसी कैडेट हैं, हम यहाँ पर यही बोलने के लिए आए हैं अपने यूथ को कि जिस तरह से कूड़ा कचरा इस वक्त यहाँ पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, उसको हमें यहाँ पर मिटाना है। अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, उसके लिए हम अग्रसर हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश को साफ रखें, तो हम अपना कर्तव्य ही कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है कि एनसीसी वालों ने, अब हमें अपने घरों के आसपास वाले इलाकों को साफ सफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम आसपास के इलाके को साफ रखेंगे उतना ही हमारा पूरा देश साफ होएगा। एनसीसी के इस पुनीत सागर अभियान में 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की छात्रा कैडेट भी जुटी हुई हैं। किस तरह का आप लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस माध्यम से? जय हिंद। With this campaign, we are trying to spread the message of clean India, and NCC believe that the youth organization, the youth has the capability of influencing the thinking of other people across the world. प्लास्टिक की वजह से जितना भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और हम लोग जो भी पानी यूज़ करते हैं सब यमुना से आता है, तो हमें ओशंस को और रिवर्स को सबको प्रिजर्व करके रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नदियों को और हमारे आसपास की जगहों को साफ रखें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। दिल्ली में यमुना नदी के घाटों को साफ कर इन एनसीसी कैडेटों ने एक अलग संदेश दिया है कि अपने शहर की नदी को पूरी तरह स्वच्छ रखना है। कैमरामैन हरजीत सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूक्रेन जंग में हाल ही में आई तेजी के पेश नज़र भारत ने अपने शहरियों को जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। कीव में वाक़ भारतीय सफारतखाने के जरिए जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और यूक्रेन में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र भारतीय शहरियों को वहाँ के सफ़र से बचने का मशवरा दिया जाता है। यूक्रेन में मुक़ीम तलबा समेत सभी भारतीय शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो जितना जल्द मुमकिन हो वहाँ से निकल जाएँ। रूस के मुसलसल जारी हमलों और गोलाबारी से यूक्रेन के गांव, कस्बे और कुछ शहर बिजली के बगैर अंधेरे में डूबे हुए हैं। रूस ने बिजली के इदारों पर मुसलसल हमले करके उनकी पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया है। इसके पेश नज़र यूक्रेन ने आज से मुल्क भर में बिजली की सप्लाई को बंद करने का फैसला किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिजली और बिजली पैदा करने पर बात करने के ताल्लुक से बिजली के सीनियर अफसरान से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन रूसी हमलों से मुतासिर हैं, जिससे मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा हो गया है। ज़ेलेंस्की दफ्तर के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि रूस ने बिजली की पैदावार की सहूलतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, इसलिए आज पूरे यूक्रेन में बिजली सप्लाई पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक तदबीर है, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना ज़रूरी है। और अमेरिका ने यूक्रेन बहरान के सबब रूस पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका ने एक नेटवर्क पर अमेरिकी सनतकारों से हथियार और कई दूसरी तकनीक खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें निशाना बनाया है। अमेरिका के महकमे ख़जाना के मुताबिक एक रूसी शहरी पर पाबंदी लगाई गई है जो 2 अमेरिकी कंपनियों के लिए एजेंट के तौर पर काम करता था। ख़जाना के डिप्टी सेक्रेटरी वाली एडिए ने बताया कि दोस्त ममालिक के एक बड़े इत्तेहाद ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और बरामदात पर कंट्रोल भी किया है, जिसके बाद अब रूस को नई इत्तलात और तकनीक हासिल करने में परेशानी आ रही है। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका सुपर 12 में क्वालिफाई करने के लिहाज से करो मरो की सूरत हाल में है। पहले मैच में नामीबिया के हाथों मिली हार के बाद दूसरे मैच में श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने यूएई को 79 रन से शिकस्त दी थी। अब उन्हें सुपर 12 में
जगह पक्की करने के लिए न सिर्फ ये मैच जीतना होगा बल्कि रन रेट पर भी तवज्जो देनी होगी। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में नामीबिया और यूएई आमने सामने होंगे। यूएई की टीम अपने पहले दोनों मुकाबले हार चुकी है, जबकि नामीबिया ने एक मैच जीता है। वहीं एक मैच में उनको नीदरलैंड के हाथों शिकस्त मिली थी। ऐसे में नामीबिया को सुपर 12 में जगह बनाने के लिए यूएई पर एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे की शुरुआत करते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर से। पहली अहम सुर्खी है, खड़गे के सर पर कांटों भरा ताज, कांग्रेस के सदर मुंतखब। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हरीफ शशि थरूर को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी है। वज़ीर आज़म सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुबारकबाद दी। सदर बनने के बाद बीजेपी हुकूमत पर खड़गे का सख्त हमला, कहा आइन और जमहूरियत ख़तरे में है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान की ज़िम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने IIT मुंबई के तलबा से खिताब करते हुए सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और तलबा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ व अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया है। आलमी सफ़े की अगर सुर्खी की बात करें तो रूस को खौफज़दा करने के लिए नाटो की जौहरी मशक़ें शुरू हो गई हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ईरानी हथियारों का इस्तेमाल इस बात का एतराफ़ है कि मॉस्को अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुका है। वहीं रूस ने ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने के यूक्रेन के दावे को मुस्तरद कर दिया है। एक और ख़बर की तरफ नज़र डालते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, डेसा एयरबेस मुल्क की सलामती का एक मौसर मरकज़ बनेगा। ये कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने गुजरात के बनासकांठा ज़िले में बनाया जाने वाला डेसा एयरबेस मुल्क के लिए सिक्योरिटी का एक मौसर ज़रिया होगा। इस मौके पर उन्होंने ये बातें कही है। और आलमी सफ़े की अगर सुर्खी की बात करें तो सऊदी वली अहद ने सनत के लिए कौमी हिकमत अमली का आगाज़ किया है। हमारे पास एक मुसाबकती और पायदार सनती मईशत तक पहुँचने के तमाम इम्कानात मौजूद हैं, ये कहना है सऊदी वली अहद का। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी है वो है, वज़ीर आज़म ने गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ एक्सलेंस का इफ्तिताह करते हुए 5G टेक्नोलॉजी के हालिया वाक़े पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगरचे हम पहले चौथे जनरेशन के इंटरनेट को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन 5G हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी को एक नई राह दिखाएगा। एक और ख़बर, अनुराग सिंह ठाकुर ने चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। वज़ीर खेल ने मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली से स्वच्छ भारत 2022 के तहत मुल्क भर में सफाई मुहिम का आगाज़ किया और इस मौके पर स्वच्छता का अहद भी लिया गया। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अखबारात के जायज़े के साथ ही उर्दू ख़बरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।